अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। एक किडनी के अंदर यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है किस तरह होती है, कितने फेजेस होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन को भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है और ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने किडनी के बारे में पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है कि किडनी क्या है और इसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। आज हम यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन जो बनता है, छोटा पेशाब जो हमारे किडनीज के अंदर बनता है, ये एक्चुअली प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन से बनता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन से बनता है। जब भी हमारा ब्लड जो है किडनीज के अंदर आ जाता है तो उसकी फिल्ट्रेशन होती है। ये एक क्लींजिंग प्रोसेस होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के अंदर, जैसा कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारे मिलके इसके रिमूवल के लिए जो है ना किडनी फिल्ट्रेशन करती है और वो यूरिन बनाता है ताकि हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर सके। तो अब देखिए डियर व्यूअर्स, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो एक्चुअली होता है नेफ्रॉन के अंदर। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन को जान लेते हैं, फिर हमने इसके प्रोसेस को पढ़ना है। नेफ्रॉन जो होता है डियर व्यूअर्स, हमारे किडनीज के अंदर तकरीबन 1.5 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर होते हैं, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होते हैं किडनी के, ठीक है। और इसी नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अब नेफ्रॉन जो है ना, होता क्या है कि सबसे पहले जो एफरेंट आर्टरीज होती है वो आ जाती है और ये टफ लाइक, ये कॉइल होकर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस के दूसरे साइड पे जो है ना होता है एफरेंट आर्टरी, जो ब्लड लेके जाता है दूसरे साइड पे। इसी ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जो है ना ये कप शेप कैप्सूल होता है, इसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। और फिर बोमन कैप्सूल के नीचे जो है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जो आपको नजर आ रहा है। फिर इसी तरह जो है ना डिसेंडिंग लूप जो नीचे आ जाता है, लूप ऑफ हेनल होता है, ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और फिर उसके नीचे उसके बाद आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, यूरिन जो बनता है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक यूरिन जो आ जाता है ये 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है ना ग्लोमेरुलाई के अंदर होती है। फिर उसके बाद होता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, पीसीटी, लूप ऑफ हेनल, ठीक है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर जो है ना ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो चीजें हमें चाहिए होगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे बॉडी के लिए, वो रीअब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में दोबारा चले जाएंगे नेफ्रॉन से। और फिर इसी तरह जो है ना आखिर में क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो हमारे बॉडी से निकल जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। तो डियर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ना ये वो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का जो ग्लोमेरुलाई के अंदर होती है, ठीक है। और ग्लोमेरुलस जो होता है एक्चुअली कैपिलरी से बना हुआ होता है। अब थोड़ा डीप पढ़ लेते हैं कि ग्लोमेरुलाई जो है ना अंदर किस तरह दिखते हैं। तो अगर इसको ग्लोमेरुलाई को हम थोड़ा सा जूम करें तो ग्लोमेरुलाई का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर ही ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो अब देखें, इस पूरे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसका होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, एक पार्ट ये होता है जो ये आपको नजर आ रहा है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है। ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके बाद आ जाता है, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद तीसरा पार्ट जो होता है वो विसरल लेयर होता है बोमन कैप्सूल का। ये 3 पार्ट्स मिलके ये जो बनाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाता है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। अब देखें होता क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होता है ये एंडोथेलियस से बना हुआ होता है, ठीक है। ये एंडोथेलियस है। फिर एंडोथेलियस के दरमियान में यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराखें होते हैं। इसी पोर्स को हम कहते हैं फेनेस्ट्रा। ये जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर इसका ये साइज होता है। और इसी फेनेस्ट्रा के जरिए जो है ना वो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड वो प्लाज्मा अंदर चली जाती है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है, एंडोथेलियस और फेनेस्ट्रा से बनी हुई होती है।
इसके बाद जो दूसरा मेम्ब्रेन होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन करता क्या है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को और विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल के मतलब जो पहला लेयर है और थर्ड लेयर है इसके दरमियान में ये मौजूद होता है और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देता है, इसको बना देता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो है ना आ जाएगा थर्ड लेयर, आ जाएगा विसरल लेयर, आ जाएगा बोमेन कैप्सूल का। अब यहाँ पर देखिए बोमेन कैप्सूल का जो विसरल लेयर होता है, जो सिस होते हैं, सिस थोड़े से जो है ना इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाता है, साइटोप्लाज्म थोड़ा निकल जाता है, बड़ा हो जाता है और ये एक्सटेंडेड साइटोप्लाज्मिक सिस जो होते हैं इसको हम कहते हैं पेडिकल्स। पेडिकल्स जो है ये करता क्या है, ये एक्चुअली एज ए बैरियर काम करता है, यूरिन को जो है ना नीचे लेके आने नहीं देता, ठीक है, इसकी बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देता है और साथ में ये फिल्ट्रेशन के लिए भी जरूरी होता है। फिर इसी तरह इसके बाद आ जाते हैं पोडोसाइट्स। इसी पेडिकल्स के साथ अगर एपिथेलियल सेल्स अटैच हो जाए एपिथेलियल सेल्स तो ये बनाता है इस तरह फुट लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स और इसी पोडोसाइट्स और पेडिकल्स का एक ही काम होता है। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये जो मेश लाइक जाली की तरह आपको नजर आ रहा है, ये होता क्या है कि ये पेडिकल्स के दरमियान में होता है, पोडोसाइट्स के दरमियान में होता है और ये एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है, इसी के अंदर भी फिल्ट्रेशन होती है और इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है, इसी के अंदर भी फिल्ट्रेशन होती है। अब फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो होता है ये इतना मजबूत नहीं होता कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से जो है ना इसी फिल्ट्रेशन स्लिट से प्रोटीन की फिल्ट्रेशन नहीं होती और वो उससे निकल जाता है। तो एक्चुअली डियर व्यूअर्स ये जो है ना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो तीन पार्ट से बना हुआ है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन और विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। फिर जो फर्स्ट पार्ट होता है कैपिलरी मेम्ब्रेन का जीसीएम जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, एंडोथेलियल से बना हुआ है और इसके अंदर फेनेस्ट्रा होती है जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ब्लड को फ्लो कर देता है, उसको भिजवा देता है जीबीएम को। फिर जीबीएम ये एक मेम्ब्रेन होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो ये विसरल लेयर को और कैपिलरी मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज कर देता है। फिर इसी के अंदर पेडिकल्स भी होते हैं, फुट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके अंदर फिल्ट्रेशन भी होती है और प्रोटेक्शन भी होती है। सिमिलरली पोडोसाइट्स भी होते हैं जो पेडिकल्स के साथ एपिथेलियल सेल्स अटैच हो जाते हैं तो पोडोसाइट्स बना देता है और ये भी फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट होता है। अब यहाँ पर जो है ना फिल्ट्रेशन जो है ना इसके बाद हमने एक नाम को भी वो सीखना है क्योंकि फिल्ट्रेशन के साथ रिलेटेड है, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर का मतलब ये कि एक खास टाइम में हमारी किडनी जो है ना कितनी फिल्टर वो बना रही है, कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, कितना प्लाज्मा फिल्टर कर रही है और उसकी जो है ना फिल्ट्रेशन कितनी बन रही है, इसको हम कहते हैं जीएफआर। आसान अल्फाजों में एक खास टाइम में हमारी दोनों किडनी कितने फिल्ट्रेशन कर रही है, इसको हम जीएफआर कहते हैं। नॉर्मल जीएफआर जो होता है 125 ml पर मिनट ब्लड जो है ना फिल्टर होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारी किडनी जो होती है 24 आवर्स में 180 लीटर ब्लड जो है ना प्लाज्मा फिल्टर कर देती है। 180 लीटर ब्लड से जो फिल्ट्रेशन बन जाता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है, जो यूरिन बन जाता है 1.5 लीटर बन जाता है। तो एक मिनट में अगर हम पढ़े तो हमारी किडनी जो है ना 125 ml पर मिनट ये ब्लड जो है ना ये फिल्टर कर रही है और ये तकरीबन जो है ना 26% कार्डिक आउटपुट के बराबर होती है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट की अगर हम बात करें तो एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, जो तकरीबन 4 to 5 लीटर होता है, उनमें से जो है ना इतना फिल्टर ये बन रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल जीएफआर पर मिनट जो है ना 125 ml पर मिनट होता है, एक मिनट में इतना जो है ना फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसके बाद हमने एक और चीज वो निकालना है परसेंटेज में, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब ये कि एक मिनट में कितनी प्लाज्मा जो है ना किडनी को एंटर होती है और उससे कितना परसेंट फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट बन रहा है, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए,
1 मिनट में जो है ना 650 ml प्लाज्मा वो किडनी में एंटर होता है, और नॉर्मल जीएफआर कितना है 125 ml है। तो अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो हमने जीएफआर को मल्टीप्लाई करना होगा 650 ml पे, क्योंकि ये 1 मिनट में इतना प्लाज्मा हमारी किडनी में एंटर हो रहा है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो तकरीबन 19.2% जो है ना ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बनता है हमारी किडनी से, ठीक है, इतना प्रोडक्ट वो बन रहा है। अब जीएफआर को मालूम करने के लिए कुछ प्रेशर डिटरमाइन करने होंगे, कुछ प्रेशर मालूम करने होंगे अगर हम जीएफआर को मालूम करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रेशर है ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, जीसीपी। अब देखिए, अब हमारे ग्लोमेरुलाई के अंदर जो है ना ब्लड आ रहा है, अब इस ब्लड का प्रेशर कितना है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड की फ्लो हो रही है, तो कैपिलरीज के अंदर इस ब्लड का प्रेशर कितना है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, जो तकरीबन 60 mmHg होता है। ये ज्यादा होता है कैपिलरी प्रेशर, तो इसी वजह से फिल्ट्रेशन भी अच्छे तरीके से ग्लोमेरुलाई के अंदर होती है। दूसरा यहाँ पर होता है कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर। कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हमारा, अब यहाँ पर ब्लड आ रहा है तो ब्लड के अंदर प्रोटीन भी है, अब प्रोटीन भी जो है ना एक खास किस्म प्रेशर प्रोवाइड करता है कैपिलरीज के ऊपर, ठीक है, और वो फिल्ट्रेशन को रोक देता है, ओपोज कर देता है। तो प्रोटीन का वो प्रेशर जो कैपिलरीज के अंदर होता है, जो जीएफआर को इफेक्ट कर रहा है, जीएफआर को कम कर रहा है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपली अ प्रेशर ऑफ प्रोटीन एक्सर्टेड ऑन capillaries या applied on the capillaries of the glomeruli। अब ये जो है 25 mmHg होता है। इसके बाद आता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ब्लड कैपिलरीज। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ब्लड कैपिलरीज का मतलब ये, देखिए, दो तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर करता क्या है, बोमन कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड आया हुआ है और फ्लूइड को अंदर आने नहीं देना है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है कैपिलरीज के अंदर। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बैलून लिया हुआ है, अब बैलून को जो है ना हमने फिल किया हुआ है वाटर से। अब इसमें अगर और वाटर हम ऐड करेंगे, पानी हम डालेंगे, तो वहां पर एडजस्ट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी बैलून फिल हो गई है। तो वो प्रेशर जो बैलून के अंदर जो वाटर है, जो वो अप्लाई कर रही है वाटर के ऊपर, जो बाहर से आ रही है, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना ग्लोमेरुलाई के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर और ब्लड आने नहीं देता। ये तकरीबन होता है 15 mmHg होता है, ठीक है। इसी तरह आता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो स्टार्लिंग हाइपोथेसिस है। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस ये है, स्टार्लिंग लॉ ये है कि एक खास प्रेशर, एक खास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर चाहिए होगा ग्लोमेरुलाई के अंदर, जिससे के जरिए जो है ना क्या होगा, प्रॉपर्ली फिल्ट्रेशन होगा। अगर ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वहां पर फिल्ट्रेशन भी डिस्टर्ब होगा, वहां पर जो है ना एडिमा भी हो सकती है, वहां पर जो है ना होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ना वो 24 mmHg है। अगर ये इतना है तो फिल्ट्रेशन वो आसानी से हो सकेगी। आसान अल्फाजों में मैं दोबारा इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो प्रोटीन अप्लाई करता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है, और ये भी फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिश करता है कि मैं ब्लड को वो ग्लोमेरुलस के अंदर लेके जाओ, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाओ, लेकिन इसके अपोजिट जो प्रेशर अप्लाई होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, वो ये कोशिश करता है कि और ब्लड बोमेन कैप्सूल के अंदर या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर ना आए। इन दोनों का जो प्रेशर निकल आता है, जो 24 mmHg होता है, जो फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है, उसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ये प्रोसेस था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। फिर इसके बाद आ जाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अगर फिल्ट्रेशन के अंदर अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर है, हमें चाहिए, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब देखिए ट्यूब्यूल्स कौन कौन से हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूपावेनल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। थोड़ी बहुत कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी होती है, थोड़ी बहुत। अब देखिए, ट्यूब के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ हार्मोन जरूरी होते हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के लिए कुछ हार्मोन जरूरी होते हैं, जिसमें अल्डोस्टेरोन हार्मोन जरूरी होता है, जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, एट्रियल न्यूट्रोपेप्टाइडिक हार्मोन ये भी रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, और पैराथायराइड हार्मोन जो होता है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो ये हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन में जो ट्यूब्यूल्स के अंदर
होते हैं। अब यहाँ पर देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हमारा ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यूरिया भी हो जाता है, क्रिएटिनिन भी हो जाता है, फास्फेट, कैल्शियम, ये सारे रीअब्जॉर्ब होते हैं। अब अगर कुछ चीजें अभी तक पूरे के पूरे रीअब्जॉर्ब नहीं हुए हैं और हमें अब भी चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, तो फिर इसकी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होती है, लूप ऑफ हेनल के अंदर भी होती है, सोडियम का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है, कैल्शियम का भी होता है। इसी तरह अगर अब भी कुछ रहता है तो डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, फिर इसी से निकल के जो है ना कलेक्टिंग डक्ट से वो निकल जाती है और कलेक्टिंग डक्ट उसको फिर आगे लेके जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ना, इसके बाद होगा क्या, रिअब्जॉर्प्शन हो गई है, अब ट्यूबुलर सिक्रीशन है। अब हमें वेस्ट प्रोडक्ट जो बन गया है, जो हमारे बॉडी को अभी नहीं चाहिए, अभी वो हमारे बॉडी से निकल जाएगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट को जो है ना फिल्टर प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से जो है ना फिल्टर प्रोडक्ट आ जाएगा रीनल पैरामिड को हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो एक किडनी के अंदर 8 to 18 रीनल पैरामिड्स होते हैं। फिर पैरामिड जो है नीचे लेके आएगा पिपिला को, ये जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है यूरिन को, फिर पिपिला यूरिन पास करेगा माइनर कैलिक्स को, माइनर कैलिक्स जो है ना ब्रांचेस होते हैं रीनल पैरामिड के, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। फिर मेजर कैलिक्स को आएगा, फिर रीनल पेल्विस को आ जाएगा, फिर यूरेटर को आ जाएगा, फिर ब्लैडर को, फिर यूरेथ्रा को, और इसी तरह हमारे बॉडी से यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट बना हुआ है ये बॉडी से निकल जाएगा। तो लेक्चर था जो हमने बहुत ही आसानी से 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है ये टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा है, तो आप काइंडली इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसकी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।